है कि 2011 में मेरी शादी हुई थी। हिम्मत भी नहीं होता बोलने का, सामने खड़े होने से ही थोड़ा इंसाफ मिल जाए। मुझे पता चला कि मेरे पति का दूसरी लड़कियों के साथ संबंध है। एक लड़की को मैंने घर में ही देखा जो बच्ची थी 13-14 साल की। वो बच्ची रिश्ते में मेरी भतीजी लगती थी, मतलब मेरे पति की भतीजी। मुन्ना चाकू लेके आओ। मुन्ना मेरे पति का नाम है। घर का पलंग से मेरे दोनों हाथ बांध दिए थे। मेरी नंदों ने दोनों पैर पकड़े मेरे, और मेरे पति बिना कुछ कहे सीधे मेरी साड़ी हटाई और मेरे प्राइवेट पार्ट पे हमला कर। नमस्कार, स्वागत है आपका फिर से एक बार जागो बिहार में। अभी हम पटना के खगौल स्थित चित्रा जी के पास हैं, जिनके साथ कुछ घटना घटी है। आइए उनसे हम जानते हैं कि उनके साथ क्या हुआ है, कैसे हुआ है। जी मैम, बताइए। जी, मेरा नाम चित्रा है और मैं खगौल की रहने वाली हूँ। सर, बात ये है कि 2011 में मेरी शादी हुई थी, और शादी के बाद पति के द्वारा मेरे साथ जो किया गया वो मैं क्या ही बोलूँ। अभी इतनी बार मैं बोल चुकी हूँ कि अब इच्छा भी नहीं होती और हिम्मत भी नहीं होता बोलने का। पर अभी भी उम्मीद है कि शायद सामने बोलने से या सामने खड़े होने से ही थोड़ा इंसाफ मिल जाए। तो सर, 2012 में, जब 2011 में मेरी शादी हुई थी और 2012 में मेरा गौना हुआ था, और गौने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पति का दूसरी लड़कियों के साथ संबंध है। एक लड़की को मैंने घर में ही देखा जो बच्ची थी 13-14 साल की, और उसके साथ ही मैंने अपने पति को देखा एक कमरे में। तो मैंने इसका विरोध किया अपनी सास से, अपने पति से। पहली बार मेरे साथ हुआ कि उस दिन मेरे साथ मारपीट की गई और मुझे ये कहा गया कि वो 10 लड़की रखेगा। अच्छा, आपकी सास बोली? जी, मेरी सास ने कहा कि वो 10 लड़की रखेगा। तुम कौन होती है बोलने वाली? तुम्हारी बाप की कमाई से नहीं रख रहा। मेरे पति का कहना था तुम औरत हो, औरत की तरह रहो, तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। वो बच्ची कौन थी जो आपके घर में थी? वो बच्ची रिश्ते में मेरी भतीजी लगती थी, मतलब मेरे पति की भतीजी। रिश्ते की नहीं, मैं जैसे गांव घर की जो होती हैं तो वैसे, पर हिंदू धर्म में नाम से बोल भी देना बहुत बड़ी बात होती है। तो यही था कि अब कोई भी लड़की देख के तो बर्दाश्त करेगी नहीं, जो मैंने किया। और रात में जब मेरे पति आए शराब वराब पी के, तो उन्होंने मेरे साथ फिज़िकल होने की कोशिश की। मैंने उससे इनकार किया, तो मारपीट भी की पहले। तो जब उस मारपीट के बाद भी जब मैं नहीं मानी, तो कमरे से बाहर निकली, और जो मेरी 5 ननद हैं, तो उसमें से 3 ननद उस टाइम मौजूद थी घर पे। तो मेरी जो 2 जुड़वा ननद हैं उनको बुला कर लाएँ, और पता नहीं क्या आपस में बात हुई थी उन लोगों की। और पहले मेरी दोनों नंदों ने भी मेरे से बहस किया कि तुम क्यों फिज़िकल नहीं हो रही हो, गाली वाली देकर। मैंने कहा कि जब दूसरी लड़की के साथ ही रहना है और जब यही काम करना है, तो फिर मेरे साथ क्यों आना, मुझसे नहीं होगा। तो मेरी नंदों ने भी पहले मारपीट की, और जब उसके बाद ही मैं नहीं मानी, तो मेरी जो छोटी ननद थी रीता वर्मा, और बड़ी वाली का नाम था सुनीता वर्मा, तो उन्होंने कहा कि मुन्ना चाकू लेके आओ। अच्छा। मुन्ना मेरे पति का नाम है घर का। वो नीचे गए, उन्होंने चाकू लेके आए। मुझे नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है। वो आए, और तब तक मेरी दोनों नंदों ने पलंग से मेरे दोनों हाथ बांध दिए थे। मैंने साड़ी पहन रखी थी, दोनों हाथ मेरे बांध दिए, और जैसे ही मेरे पति आए, मेरी नंदों ने दोनों पैर पकड़े मेरे, और मेरे पति बिना कुछ कहे, कुछ कहा ही नहीं कि हाँ मैं ये कर दूंगा या वो कर दूंगा, किसी तरह की धमकी उमकी कुछ भी नहीं। सीधे मेरी साड़ी हटाई और मेरे प्राइवेट पार्ट पे हमला कर दिया। और उसके बाद सामने खड़े होके मेरे सामने हंस रहे हैं। मैं चीख रही हूँ, चिल्ला रही हूँ, और मेरे सामने खड़े होके हंसते हुए उन्होंने कहा था कि अब तुम किसी लायक नहीं हो, तुम पूरी औरत नहीं हो, तुम किसी के सामने ये बात बोलोगी भी तो लोग हंसेंगे। मेरी ननद का ये लाइन था कि जाओ अपने बाप भाई को, अब जिसको बताना है बता दो। और उसके बाद मुझे उसी हालत में छोड़ के वो लोग कमरे से बाहर चले गए। आस पड़ोस के लोग थे, मैं किसी का नाम नहीं ले सकती अभी, जिन्होंने मुझे हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में भी प्रभावती अस्पताल ने मुझे लेने से मना कर दिया था
कि ये हम लोग कर नहीं सकते हैं। एक प्राइवेट नर्सिंग होम में, मैं उस नर्सिंग होम का भी अभी नाम नहीं ले सकती क्योंकि उन्होंने इसी शर्त पे मेरा स्टिच लगाया था कि हमारा कोई कहीं पे जिक्र ना हो या किसी तरह का मैं पेपर नहीं बनाऊंगा। उस वक्त तो भाई किसी को भी जान बचाने का रहता है, जान बचाने का ये रहता है कि बस किसी तरह से जो तकलीफ़ हो रही है उससे बच जाऊं। तो स्टिचेस लगे और इसके बाद भी उन लोग का क्या बोलूं, उन लोग का जो गुस्सा था वो शांत नहीं हुआ। उसके बाद भी टॉर्चर होते ही रहे हैं हम। उसके बाद प्रेग्नेंट भी किया गया मर्ज़ी के खिलाफ। ये कांड होने के बाद जी इसका ये करने के बाद प्रेग्नेंट भी किया गया। और प्रेग्नेंट आपके मर्जी से या फिर ज़बरदस्ती? और उस समय सर मैं ये भी बोल सकती हूँ कि मैं ज़्यादा विरोध नहीं कर पाई क्योंकि एक बार जब ये घटना हो चुकी जी, एक बार ये घटना हो चुकी थी और उसके बाद वो लोग बहुत मारते पीटते थे, बहुत ज़्यादा। मतलब किधर से भी मैं खाना बना रही हूँ चूल्हे पे या किसी वहाँ तो मिट्टी गाँव है तो मिट्टी के चूल्हे पे खाना बना रही हूँ, वो लोग मतलब कोई भी आया, बहन आए वो पीट दी, माँ आई वो पीट दी, बड़ा भगना है वो भी आया तो वो भी 2 लात मार के चल दिया। मतलब किसी का कुछ ये नहीं और बिना कारण बताए, कोई बिना किसी रीज़न के सिर्फ प्रताड़ित करना चाह रहा था। और प्रेगनेंसी के टाइम में ये सारे आसपास के जो भी घर वाले थे सब ने देखा है और वो लोग देखेंगे तो उन लोगों को पुरानी बातें याद भी आ जाएंगी कि मुझे खाना तक नहीं दिया जाता था प्रेगनेंसी की हालत में। और उस सिचुएशन में किसी तरह बच्चे का जन्म हुआ। बच्चे के जन्म में भी वो लोग चाहते नहीं थे कि बच्चा सही सलामत रहे। सही सलामत रहेगा तो शायद ये थोड़ी मजबूत बन जाए। और ये सब करने के बाद भी जब मैंने घर से खुद से पैर बाहर नहीं निकाला और जब उन लोगों को लगा कि अब ये शायद मेरे घर में ही मर जाएगी या किसी तरह कुछ बात हो जाएगा, तो वैसी अधमरी हालत में मुझे लाकर खगौल मेरे घर के पास छोड़कर चले गए थे। आपके मायके लाके छोड़ दिया गया? जी, वो भी मेरे घर पे नहीं, मेरे दरवाजे के पास रोड पे लाके मुझे छोड़कर वो लोग चले गए थे। 1.5 साल मैं पूरी तरह से समझिए एक तरह से डिप्रेशन ही बोल सकते हैं उसको, बीमार थी, किसी को बता नहीं पाती थी। 2013 की बात है ये, सितंबर की। 2015 तक और जब होश में आ भी गई तब भी मैं अपने परिवार, मेरे सारे फैमिली वाले पूछते थे कि क्या हुआ है, पूरी बात बताओ। मैं किसी को बताने की हिम्मत नहीं कर पाती थी कि मैं क्या बोलूं। जो उन्होंने कहा था कि तुम किसी को बोल नहीं पाओगी, वो चीज़ मेरे दिमाग में घर कर चुका है। कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो डर था कि हम किसी को बताएं तो ये। हाँ, और जब मैंने अपने फैमिली में ये बात बताई भी तो मेरे पापा भी शॉक थे, मेरे भाई भी शॉक थे। और मेरे पापा का भी कहना था कि ये तो इतना बड़ा बात है कि समाज में सही में सर उठा के नहीं चल पाएंगे, इसको पूरी तरह से लोग गलत समझेंगे या ये कहेंगे कि ये तो अब औरत ही नहीं है, इस तरीके की बातें उठेंगी। तो ये बात यहाँ पे बोली हो, बाहर किसी को बोलना मत। मेरे गार्जियन के थ्रू भी ये बात आई और मैं समझ सकती हूँ उनकी मानसिकता, क्योंकि मैं खुद भी डरती थी। तो मैं अपने पेरेंट्स को भी क्या बोलूँ, मेरा भलाई सोच के ही उन्होंने कहा। लेकिन जब बात बढ़ती गई और 2016 में 2015 में मैंने केस किया, उसके बदले में उन्होंने तलाक का केस किया और तलाक का केस भी किया। 2016 में वो दूसरी शादी भी कर चुके हैं। अच्छा, बिना तलाक का दूसरी शादी भी कर ली? और उसका भी मैंने पूरा प्रूफ कोर्ट में पेश कर चुकी हूँ मैं। पर सब जगह से बस ये बात होती है कि सेटलमेंट कर लो। अरे सेटलमेंट करने के लिए कौन बोल रहा है? प्रशासन बोल रहा है या फिर कोर्ट के थ्रू भी और उसके थ्रू भी ये बात कही गई है कि सेटलमेंट कर लो। सेटलमेंट करना, आप किसी के साथ किसी को ज़िंदगी भर का आप दर्द दे दो और उसके दर्द का और उसके बच्चे की ज़िंदगी का कीमत आप 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया लगा रहे हैं, पूरी ज़िंदगी की कीमत। मैं अभी क्या ही बोलूँ, अभी भी मैं लड़ ही रही हूँ। पिछले 8 साल हो चुके हैं मेरे केस को लड़ते हुए और अभी जो मैं केस लड़ भी रही हूँ तो सिर्फ मैं अपने लिए नहीं लड़ रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ना पाने के लिए कुछ है ना खोने के लिए। एकमात्र सिर्फ बेटा है जो कि अभी दिसंबर में 10 साल का हो जाएगा। 8 महीने के बच्चे को लेके मैं अभी तक पाल रही हूँ और वही मेरा एक सहारा है, जो है सो वही है। तो उसके लिए लड़ रही हूँ कि ताकि उसको आगे फेस ना करना पड़े जो मैं फेस कर रही हूँ। तो पता नहीं उसे इंसाफ मिलेगा भी कि नहीं, पर अपनी तरफ से जो भी मेरे से संभव है मैं कर। आप सरकार से क्या डिमांड करना चाहेंगे? सरकार से मैं महिला विकास मंच के पास तो गई, वहाँ से उम्मीद ख़त्म हो चुकी है मेरी। तो क्यों वहाँ से उम्मीद ख़त्म हो चुका?
1 साल पहले ही मैं उनके पास गई थी और वो बात मैं पहले भी बोल चुकी हूँ सोनी मैम के बारे में, तो उनको शायद निष्कासित कर दिया गया है, तो वहाँ से तो मैं अभी नहीं कुछ बोलूँगी। उसके अलावा मैं मुख्यमंत्री सर के पास भी मिलने की कोशिश कर रही हूँ। पिछले 1 साल से उनको आवेदन दे रखा है मैंने, 2 बार आवेदन दिया है। तेजस्वी सर से ही मिली हूँ तो उन्हें भी आवेदन दिया है। इसके अलावा मैं अभी ये मीडिया में जब न्यूज़ वायरल होने के बाद भी मेरे पति मेरे डायरेक्टली मुझे कॉल करके मुझे धमकी दे रहे हैं, डायरेक्टली मुझे कॉल करके गालियाँ दे रहे हैं। उस कॉल को रिकॉर्ड की हैं आप? जी, मेरे पास प्रूफ है उसका, मैंने रिकॉर्ड किया है। और इसके बाद भी मैं खगौल प्रशासन के पास जाती हूँ अपना रिपोर्ट लिखवाने, तो वो लोग कहते हैं आप बोधगया जाओ, आप बोधगया में रिपोर्ट लिखवाओ। आप तो खगौल के निवासी हैं ना, आपका आधार कार्ड वोटर कार्ड सब तो यहीं का है? जी, पूरी तरह से मैं यहाँ की रेसिडेंसी हूँ, मेरा जन्म कर्म सब यहीं हुआ है, तो मैं बोधगया क्यों जाऊँ? और मैटर यहाँ का है, आज वो धमकी दे रहा, ना कि मुझे बोधगया में धमकी दी उसने। तो आप तो यहाँ धमकी का केस लिखवाने के लिए जा रही हैं ना? जी, धमकी। और उसके बाद नहीं लिया जा रहा है? नहीं, 3 बार मैं गई हूँ, तीनों बार मुझसे नहीं लिया गया और मुझे ही कहा गया कि आपका केस चल रहा है। लास्ट में मुझे कहा गया कि आपका केस चल रहा है, तो फिर ये FIR किस बात की? खगौल थाना में गई थी? जी, तो अभी मैं उसके लिए भी जहाँ तक मेरे से संभव है मैंने SSP सर को भी मेल किया है, और यहाँ तक कि मैंने जो मेल कितना दिन पहले किया? मेल किए हुए मुझे जब ये करेंटली हुआ था 18 तारीख को मेरे पति ने मुझे धमकी दी थी, तो मैंने 20 या 21 तारीख को SSP सर को भी मेल किया है। अभी तक कोई रिटर्न जवाब नहीं है? नहीं। और जो भारत के केंद्रीय जो रक्षा मंत्री हैं किरण रिजिजू, उनको भी मैंने मेल किया है, उनको भी अपना मैटर मैंने मेल किया है, और साथ ही अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसको भी संलग्न किया है। तो उधर से भी अभी कुछ मुझे आया नहीं है अभी तक रिप्लाई। तो मेरे से जहाँ तक भी कोशिश है, जहाँ तक भी पॉसिबल हो रहा है, मैं सब कर रही हूँ। मैं DSP सर से भी मिलने की कोशिश कर रही हूँ, तो देखते हैं अभी क्या होता है आगे। अभी आप तेजस्वी सरकार से क्या मांग करना चाहती हैं? मैं तेजस्वी सर से या नीतीश सर से सबसे एक ही विनती कर रही हूँ, या खगौल प्रशासन हो या पटना प्रशासन हो, जो लोग भी हैं, सबसे मैं एक ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि सर प्लीज़ मुझे इंसाफ दिलवाइए और थोड़ी सी सुरक्षा दिलवाइए, ताकि मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। जान की परवाह इसलिए नहीं है कि मेरे पास अब कुछ बचा नहीं है, बस परेशानी ये है कि मेरे पीछे एक बच्चा है। अगर मुझे कुछ हुआ, बाप को तो वो कभी देखा नहीं, अगर माँ को कुछ हो गया तो उसका फिर कोई नहीं रहेगा। तो सिर्फ बच्चे के लिए है, और जो लड़ाई भी लड़ रही हूँ वो सिर्फ बच्चे के लिए है। तो मैं ये भी नहीं कहूँगी कि आप मेरे पति को फांसी की सज़ा दो, मेरी नंदों को सज़ा दो, या मेरे ससुराल वालों को सज़ा दो। आप सज़ा मत दो, कम से कम मेरे बच्चे का हक, मेरा हक जो बनता है, आप मुझे वो दिलवा दो। इसके अलावा मैं आप किसी से भी मैं किसी तरह का कोई रिक्वेस्ट नहीं करूँगी। बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मैं सही सलामत रहूँ और अपने बच्चे के लिए खड़ी रहूँ, और जो मेरे बच्चे का हक बनता है, जो मेरा हक बनता है, बस आप वो मुझे दिलवाने में मदद करें। आपका पूरा नाम क्या हुआ? मेरा पूरा नाम चित्रा आर्या है। देख रहे थे कि चित्रा जी थाना में भी गई, लेकिन खगौल थाना इनका केस लेने से साफ मना कर दिया। तो हम तेजस्वी सरकार से सिर्फ यही आशा करते हैं कि अगर ये वीडियो उन तक पहुंच रहा है तो कृपया करके इनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए, बच्चे का जो भी हक है किसी तरह दिलवाने का कृपया करें और थाना में केस लेने का कष्ट करें। मैं राजेश राज, जागो बिहार, पटना।